हमारे साथ अरविंद जी भी हैं, राहुल लाल जी मौजूद हैं और इसके साथ ही अजय गौतम जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आप ब्रेक से पहले अपनी बात अधूरी आपकी रह गई थी, मैं चाहूंगी उसको पूरा करें। देखिए, हमारे मित्र राहुल लाल जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। सामाजिक न्याय की बात बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन ये आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए। जब एक स्वघोषित दत्तात्रेय वंश के ब्राह्मण अपने आप को घोषित करने वाले और कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले एक पिछड़े वर्ग से 140 करोड़ भारतीयों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंचों से मोदी डरता है, मोदी डर गया है, मोदी की औकात नहीं है बोलने की, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, तो क्या आपको ये सामंतिक दृश्य नजर नहीं आता है? क्या आपको लगता नहीं है कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को, जो गरीबी की रेखा की जितनी कल्पना कर लीजिए उससे नीचे से आए हुए व्यक्ति का सरेआम अपमान होता है? क्या इंडी गठबंधन दलितों को, पिछड़ों को इस तरह से अपमानित करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहती है? देखिए, भारतीय राजनीति में जो भी आता है, पक्ष या विपक्ष, अच्छा करने की, भला करने के हम उम्मीद और आशा अपेक्षा से आना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तुलना में लंबे समय तक, दशकों तक विपक्ष में रही है, लेकिन इस तरह से हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं किया है। जो अच्छा होता है उसकी प्रशंसा करिए, और मोदी की आलोचना करते करते कई बार आप देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप अवसर ढूंढते हैं कि अपने मातृभूमि में कुछ बुरा हो ताकि हम प्रधानमंत्री की आलोचना कर पाए। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ये चीजें ठीक नहीं है। यदि जनता को राहुल जी को प्यार मिलता है तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देकर, पिछड़े वर्ग से आने वाले एक व्यक्ति को गाली देकर आपको क्या लगता है भारत के जनमानस का आप विश्वास जीत पाएंगे? मुझे लगता है विपक्ष, ये हारा हुआ विपक्ष है, ये सकारात्मक विपक्ष नहीं है। यदि सकारात्मक विपक्ष होता तो मातृभूमि के लिए, हारा हुआ सत्ता पक्ष है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आपके हृदय में प्रेम होता, आपके हृदय में ममत्व होता। राहुल जी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय करें और सामाजिक न्याय को समझे। सामाजिक न्याय की बात अपने घोषणा पत्र में तो कांग्रेस, अरविंद जी, देखिए कर ही रही है और चाहती है कि उस सरकार में वो आएगी तो वो करेगी। 10 सेकंड समय दीजिए तो घोषणा पत्र के बारे में इसके बाद ले ले सर, आपने जो कहा है उस पर दो लोग जवाब देना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले अजय गौतम जी आप कहिएगा, फिर राहुल लाल जी। आपके देखिए, राहुल खान नमाजी जी से हम लोग कई बार, राहुल खान एक्चुअली ये हैं लाल, लेकिन भाजपा और धर्म की बात पे लाल पीले हो जाते हैं। अच्छा। इनका झुकाव नमाज की तरफ ज्यादा है, तो हम लोग राहुल नमाजी कहते हैं ज्यादातर इनको। तो जब भी राम मंदिर की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, स्वीकार कर रहा हूं आपके दिए हुए नाम को, सागर स्वीकार। भैया सुखी रहो, बने रहो भैया। तो बात यह है कि जब भी धर्म की बात आती है, राम की बात आती है, मंदिर की बात आती है, पता नहीं क्यों राहुल जी इस तरीके का अजीब व्यवहार करने लगते हैं। सवाल ये है, देखिए, प्रधानमंत्री देश के हैं, पार्टी के नहीं है। आप भाजपा का विरोध करिए ना, किसने रोका है? तो आप आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लाइए, किसने रोका है? लेकिन ना धर्म को बीच में लाइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उसको बीच में मत लाइए। देश की महिला राष्ट्रपति जाकर अगर राम मंदिर के दर्शन कर ले तो ये कह देना कि जी मंदिर को तो हमें पवित्र करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें। राहुल जी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पता नहीं किस कारणों से इन्हें क्या हो जाता है कि हाँ, और ये इस तरीके के प्रभाव में आ जाते हैं, इस तरीके के प्रभाव में आ जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा अच्छा दिन है, अच्छा समय है इस देश के। आज जो है राहुल लाल जी, नक्षत्र भी अच्छे हैं। हाँ। और अभी जो संयोग चल रहा है वो भी बड़ा अच्छा है। प्रधानमंत्री ने इसको चुना है अपने नामांकन के लिए। आप भी चुनना चाहे तो इसे चुन सकते हैं किसी। हम तो सोच रहे थे अमेठी से राहुल लाल जी लड़ लें हमारी, तो हमने इन्हें कई बार मिलते हैं, तुमने कहा कि भाई अमेठी से अगर वो नहीं लड़ रहे आप लड़ लीजिए, क्या बात है, आप कोई कम थोड़ी ना उनसे। राहुल लाल जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपने जो नाम दिया मैं उसे दिल से स्वीकार कर रहा हूँ। आपके दिए हुए आपके विचार हैं, उससे असहमति जरूर रखूंगा, लेकिन उसको सम्मान में दिल से करूंगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं का सम्मान करती है जब हम लोग भाषा के मामले पे बातचीत करते हैं? और धर्म कर्म देखिए, वो नितांत निजी मामला होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज गंगा पूजा की, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ। लेकिन गंगा सप्तमी के दिन केवल गंगा की बाहर से पूजा हो रही, थोड़े प्रधानमंत्री जी डुबकी तो लगा लेते। हमें तो लग रहा था कि पंडित अजय गौतम जी जरूर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी से गड़बड़ी हुई है। आज दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं पूर्णिमा जी गंगा नदी में स्नान करने के लिए। देखिए,
जो लोग दिल से पूजा करते हैं, दिल से धर्म में आस्था रखते हैं, राहुल लाल जी, उनसे ये त्रुटि फिर अब नहीं आप होती इस है। पर अगर आ जाएंगे तो देखिए फिर आप सनातनियों में कंपटीशन मत कीजिएगा। राहुल लाल जी मेरी बात सुनिए, हम लोग भी जाते हैं और बहुत जगह जाते हैं, अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आचमन करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताइए जरा मुझे। आचमन करते हैं या नहीं करते? राहुल लाल जी मुझे जरा ये बताइए। मतलब आपको राजनीति के लिए, विरोध के लिए कुछ ना कुछ तलाशना है तो आप कुछ भी तलाश लेंगे सर। मतलब उसमें तो एक स्टैंडर्ड रखिए ना, क्या दिक्कत है राहुल लाल जी? बढ़िया चीजें चुनिए, क्या समस्या है बताइए मुझे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आज हर किसी को, प्रधानमंत्री मोदी को बाराणसी में, काशी में बहुत कुछ नजर आता है, लेकिन राहुल गांधी को नशे में धुत पड़े सड़क पर लेटे हुए युवा नजर आते हैं। उसका जवाब आपने एक भी बार नहीं दिया राहुल लाल जी। हमने तो देखा है जहरीली शराब से उत्तर प्रदेश में और बिहार में मरते हुए लोगों को। अरे वाराणसी की बात करिए ना राहुल लाल जी। राहुल गांधी को राहुल गांधी को क्या नजर आता है? उनको बनारस में बस यही नजर आता है। नहीं, उनको बनारस में ये नजर आया कि वहां पे युवा बेरोजगार है और युवा समस्याओं के साथ, और सड़क पर नशे में धुत लेटे हुए युवा किसको नजर आए? अजय गौतम जी को नजर आए क्या? पूर्णिमा मिश्रा को नजर आए? अरविंद जी को नजर आए? नहीं, वो राहुल गांधी को नजर आया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर उस स्थिति, युवा को आखिर उस निराशा की स्थिति में क्यों जाना पड़ रहा है? बेरोजगारी की स्थिति है। देखिए ये सरकार के ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं आज इनके साथ। आप जरा समय पूरा कर लो, फिर अरविंद जी आप खंडन कर लीजिएगा। मैंने बहुत ध्यान से सुना था आपको। मैं कह रहा हूँ कि देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी के सम्मान को, उनके जो सम्मान है उनका नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजनीति में भाषाई गरिमा होनी चाहिए, लेकिन ये भाषाई गरिमा रखने की जिम्मेदारी केवल विपक्ष के नेताओं की नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उनके तरफ से क्या जब वो कहते हैं 150 करोड़ की, 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या तमाम वो सोनिया गांधी के लिए जो है कि वो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, तमाम कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो क्या वो भाषा शालीन थी? मैं तो मानता हूं कि मैं राहुल गांधी, इस तरीके के बयान तो खुद इनकी तरफ से आए ना। हाँ। पूर्णिमा जी वो बयान भी गलत है। चलिए पॉलिटिक्स की बात इस पर होती रहेगी, और पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसी चीज है ना राहुल लाल जी, अनवरत चलती रहेगी। आप कहेंगे, अरविंद जी कुछ कहेंगे, फिर इधर से गौतम जी भी उसमें जोड़ देंगे, मैं भी कुछ काउंटर कर दूंगी। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है पहले उसको जान लेते हैं, फिर अरविंद जी आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। आयुष, ओवर टू यू, क्योंकि थोड़ी हलचल दिख रही है इस वक्त बाहर, कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर कई लोग निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं, और भी जो तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले भारत 24 पर आप देख रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नीली जैकेट में बाहर निकलते हुए, और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आगे उनके साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय से नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। ठीक उनके बगल में देखिए आप गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में, और भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। ये शक्ति है एनडीए की, जो जिक्र इसका किया जा रहा है वाराणसी की धरा से, काशी से। ये सबसे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ ठीक दाहिनी तरफ राइट मोस्ट में आपको दिखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ दिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी भी बीच में पीछे दिख रहे हैं, और ये तमाम बड़ी शख्सियतें जो बीजेपी और एनडीए से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उनकी गाड़ी तैयार है, इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठकर अब यहाँ से जाने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए लोगों का किया है। सबसे पहले भारत 24 पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपना आयुष को मैं फिर से कनेक्ट करूंगी, क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जामर के थोड़ा समस्या रहता है। लेकिन अभी आप देखिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री यहां से बाहर निकलते हैं। कलेक्ट्रेट दफ्तर है ये, और जैसे कि आयुष ने भी जिक्र किया, आपको तमाम मुख्यमंत्री साथ में नजर आएंगे। ये एनडीए की ताकत को दर्शाती हुई तस्वीर बनारस की धरती से, काशी की धरती से इस वक्त नजर आ रही है, और वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त निकल आए हैं।
चर्चा करते हुए अमित शाह जेपी नड्डा से किसी बात पर। पीछे आपको चिराग पासवान, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे आपको नजर आने वाले हैं अमित शाह से बात करते हुए। और इसके साथ ही उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि एनडीए की ताकत है, उनके साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री ने नामांकन कर दिया है। अगर इसी बीच आयुष को जोड़ पाएंगे तो मैं टीम से कहूंगी कि उनको जोड़े, लेकिन प्रधानमंत्री अभी बाहर निकलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए और किसी भी वक्त अब क्योंकि विदा ले रहे हैं वो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, अब वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे और यहां से रवाना हो जाएंगे। लाइव तस्वीरें जैसे ही हम आपको दिखाएंगे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, उनके कलेक्ट्रेट दफ्तर से बाहर निकलने के दौरान की ये तस्वीरें हैं, अब से थोड़ी ही देर पहले की। तीसरी बार नामांकन प्रधानमंत्री कर चुके हैं बनारस से और यहां से रवाना होंगे और चुनावी दंगल में फिर से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आज भी चुनाव प्रचार का हिस्सा रहेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद। और ये देखिए आपको एक बार फिर से एक्सक्लूसिव भारत 24 पर ये लाइव तस्वीरें दिखाते हुए, जहां से विदा लेते हुए मुख्यमंत्रियों से, एनडीए की उस ताकत से, एनडीए के तमाम जो शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी। और अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं अपनी गाड़ी में सवार। प्रधानमंत्री एक बार फिर से हाथ जोड़ते हुए, विदा लेते हुए, लोगों का अभिवादन ये स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अपने व्हीकल में सवार हो रहे हैं और यहां से रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और उसके साथ ही एक एक कर तमाम मुख्यमंत्री, खुद अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ यहां से रवाना हो जाएंगे। और जो कार्यक्रम यहां का था, जो प्रोसेस जिलाधिकारी वाराणसी दफ्तर का था, कलेक्ट्रेट ऑफिस का, वो पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री कर चुके हैं यहां से नॉमिनेशन फाइल और ये तीसरी बार है प्रधानमंत्री की तरफ से जब नामांकन बनारस की धरती से दाखिल कर दिया गया है। 1 जून को यहां पर वोटिंग होनी है और कल प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, जिसमें जनता का आभार व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ बनारस का प्यार समेटे हुए प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही अब यहां से रवाना हो चुके हैं। जिलाधिकारी ऑफिस से अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव भारत 24 पर कैद ये तस्वीरें। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और उसके बाद यहां से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और बनारस की धरती, प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी वासियों ने मुझे बनारसिया बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मां गंगा ने ही मुझे यहां पर बुलाया है। और इस बात को प्रधानमंत्री ने दोहराया। इससे पहले आपको याद होगा जब चुनावी प्रचार के दौरान, इससे पहले प्रधानमंत्री जब यहां से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री ने कहा कि ना मुझे किसी ने यहां भेजा है, ना मैं यहां खुद आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा की सेवा में समर्पित, बनारस की सेवा में समर्पित प्रधानमंत्री एक सांसद के तौर पर उस काम को करते रहे। प्रधानमंत्री ने बीते 5 सालों में क्या बेहतर काम किया वहां पर, इसका अवलोकन आज प्रधानमंत्री ने क्रूज पर सवार होकर किया। क्रूज पर सवार होते हुए ब्रिज से लेकर ओवर ब्रिज जो बना है, जिस तरीके से कायाकल्प घाटों का किया गया है, सौंदर्यीकरण उनका हुआ है, प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ क्रूज पर सवार होकर देखा। और इसके साथ ही ये कहा कि 10 साल पहले मैं यहाँ पर एक प्रतिनिधि बनकर आया था और 10 साल में यहाँ के नागरिकों और काशीवासियों ने देखते ही देखते मुझे बनारसिया बना लिया। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। हालांकि जो उनका नामांकन स्थल था, वहां पर इनके नॉमिनेशन से पहले ही लोगों की मौजूदगी थी और प्रधानमंत्री मोदी की जीत को लेकर वो लोग आश्वस्त नजर आ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचे, अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के साथ साथ वो यहां से रवाना हो गए। साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण भी वाराणसी पहुंचे थे। 2014-2019 की तस्वीरें और इसमें 2024 की तस्वीरें भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये तीनों बार प्रधानमंत्री मोदी के नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरों को क्लब करती हुई नजर आएगी, क्योंकि तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल प्रधानमंत्री ने कर दिया है। गंगा पूजन उससे पहले की, क्रूज की सवारी की, काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए और उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। लगभग दशाश्वमेध घाट पर पहुंचने के बाद 20 मिनट तक पूजा अर्चना में सम्मिलित प्रधानमंत्री रहे और आरती में शामिल हुए। और उसके बाद क्रूज से नमो घाट प्रधानमंत्री पहुंचे और जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, उनके मंदिर में दर्शन पूजन प्रधानमंत्री ने किए। और यहां से प्रधानमंत्री जब रवाना हुए हैं तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। आयुष को अगर जोड़ पाएंगे तो उनसे मेरी बात हो पाए। कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे।
राज्य की क्षति है उनके जाने से। और एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी इस बार? एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में क्या होगा? काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगुना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। जीतन राम मांझी जाओ। देखिए, मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया इस वक्त लेने की कोशिश की जा रही है। जो अंतिम नाम मैं सुन पाई थी वो जीतन राम मांझी का सुन पाई थी। जैसे इनकी प्रतिक्रिया आने लगेंगी आपको दिखाएंगे। आयुष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, अब प्रधानमंत्री तो वहां से रवाना हो चुके हैं जी। बनारस से फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और देश की जनता का जो भविष्य है वो फिर से भारत। बिल्कुल। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ पूर्णिमा मौजूद हैं, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर। संजय जी, पिछली बार जौनपुर और गाजीपुर में बीजेपी को नुकसान हुआ था, लोकसभा में, विधानसभा में भी। की वजह से नुकसान हो गया था, सब आ गए हैं, भैया आ गए हैं, अरविंद आ गए आपके हैं। परम मित्र ओपी राजभर के आने से फायदा होगा? निश्चित रूप से हम दोनों के फायदे। पूर्वांचल में कितना प्रभाव? पूरा सभी सीटें देश में निश्चित रूप से 400 पार एनडीए सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, डॉक्टर संजय निषाद हैं, चंद्र बाबू नायडू भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने बात की। पूर्णिमा, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। रुकेंगे आयुष हम इन्हीं तस्वीरों पर, आप बात करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी। क्योंकि ये सीएम मौजूद रहे प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय और इनकी प्रतिक्रिया बनारस की धरती से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहने के साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहना है? लेकिन आपने जैसे संजय निषाद को अभी अभी सुनवाया, संजय निषाद फटाफट 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 ये कहते नजर आए, प्रभाव है, प्रभाव है, प्रभाव है। प्रधानमंत्री के नामांकन के बाद जैन जी, यूपी में कितनी तो स्मरणीय पल हम सब के लिए है। नेता पूरे देश के मौजूद, अलग अलग राज्य के अलग अलग दल के नेता यहाँ मौजूद थे और ये ऐसे अवसर है कि ये तीसरी बार बनारस के लोगों को मौका मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जब मिले अंदर सब लोग साथ थे तो कुछ बात भी हुई? सबसे उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की और ये आपको सारी बात नहीं बता सकते, लेकिन लगभग 15-20 मिनट हमारे साथ बैठ के विभिन्न राज्यों के जो नेता थे सबसे अलग अलग बातचीत की। उनके चेहरे पे एक चमक और रौनक थी जो बताता है, दर्शाता है कितना कॉन्फिडेंस और विश्वास उनको है नतीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद भी कहा ही मुलाकात के लिए कहा, सबको कहा, निमंत्रण दिया 4 तारीख के बाद, जल्दी हम सबको यहीं मिलना है। 4 तारीख के बाद जैन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन जी, यूपी में कितनी सीटें? जैन जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन। यूपी में कितनी सीटें? जैन जी, यूपी में कितनी सीटें? यूपी में 80 सीट है, आपको तो पता है। एनडीए कितना लेकर आएगी? 400 पार तभी होगा जब हम यहाँ से बनारस से और यूपी से बड़ा मैंडेट। देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से हलचल बहुत ज्यादा है, लेकिन आयुष वहां पर मौजूद रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी से बात कर पाए जो मुमकिन हो पाए। जयंत चौधरी को आपने सुना, 80 की 80 सीट, जिसकी बात खुद योगी आदित्यनाथ की विजय का ये प्रतीक है। कह रहे हैं जयंत चौधरी की बहुत अच्छी पकड़ और बनी हुई है और चुनावों में नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि 15-20 मिनट बातचीत हुई, अब सब बात बता नहीं सकते, लेकिन निमंत्रण दे दिया गया है। निमंत्रण कब का? 4 जून के बाद का निमंत्रण दे दिया गया है। 4 जून के बाद का निमंत्रण। आयुष, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। का नामांकन दाखिल हुआ है, सौभाग्य मिला है। नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहूँगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव लोग इतने उत्साहित हैं कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। सियासत क्या कह रही है? महाराष्ट्र में 2 साल में जो हमने काम किया है, 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, उस काम का सम्मान महाराष्ट्र की जनता करेगी। मिशन 45 सक्सेस होगा।
इस वक्त चिराग पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, कितनी सीटें? एक साथ था, क्या कहना हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं होगा, आप लोग का नारा है 400 पार। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला, इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। चिराग जी, क्या लगता है 400 का आंकड़ा पार होगा इस बार? 400 का आंकड़ा पार होगा इस बार, उम्मीद है? बिल्कुल जरूर होगा 400। बिहार में क्या फैक्ट्स आएंगे? और ये हमारी ताकत, एनडीए का गठबंधन ही है हम लोग की ताकत। जिस तरीके से आज एकजुटता गठबंधन में दिखाई दी, ये हम लोग की ताकत है। कैसे भाई? बिहार में क्या आंकड़ा आने वाला है? 40 के 40। यस। तो आपने सुना एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान जो है, उनको सुना आपने? चिराग पासवान को सुना आपने? उनका ये दावा है कि बीजेपी बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें हासिल करेगा और इसी तरह से देश में भी 400 का आंकड़ा पार होगा, ऐसी उम्मीद है। आउट ऑफ 40 का स्कोर रहेगा। आपने इसके साथ ही सुना महाराष्ट्र को लेकर 45 का आंकड़ा बरकरार रहने वाला है और जाहिर है कि अपनी जीत को लेकर एकनाथ शिंदे भी एक तरफ आश्वस्त नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि यहाँ की जनता इतनी उत्साहित है कि कब 1 तारीख है, कब वो वोटिंग करें और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को जिताएं। लेकिन आयुष वहां पर मौजूद रहते हुए लगातार कोशिशें कर रहे हैं एनडीए की ताकत भरे चेहरों को स्क्रीन पर लाने की, उनसे लगातार बातचीत करते हुए। इससे पहले आपने सुना किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। This the amount of confidence which it reflects, all of us came together and we could see it's not of today. Since 2014 we had been all of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. Sir, how do you see Andhra Pradesh? How do you see Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. नहीं, हमारे अंदाज में मैंने मोदी साहब को हाथ मिलाते हुए बधाई दी है कि भाई हम नहीं मानेंगे हार, हम नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। चलिए, बहुत शुक्रिया। रामदास आठवले को सुना आपने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री। उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि कैसे एनडीए 400 पार का आंकड़ा हासिल करेगा। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, काशी। बिल्कुल अपने ही अंदाज में रामदास अठावले उस जीत का जिक्र करते हुए जिसका दावा एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो देखिए, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का नॉमिनेशन तीसरी बार बनारस की धरती से पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल कर जो देश से बहुत ही बड़ा मिजाज है और हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और 400 पार ये नहीं है अगली सर 400 के पार। सिंहपुरी वहां पर मौजूद आयुष उनकी प्रतिक्रिया लेते हुए। आयुष, फिर लौटेंगे आपके पास, लगातार वहां से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीएम मौजूद रहे प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के दौरान।